Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL नोदा। मित्रों, पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सभी ने मिलकर के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को 100 के पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर आप हो चुके हो साथियों, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा सभी को कि आप लोगों ने इस छोटे से चैनल को इतना बड़ा कर दिया है साथियों। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों के लिए जो रीड भर्ती की विशेषकर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगभग 20 मॉडल पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क अपलोड कर रहा हूं साथियों। 20 मॉडल पेपर अलग अलग सब्जेक्टों के टेलीग्राम चैनल पर उनकी जो PDF हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PL नोदा पर जाकर उन सभी 20 टेस्टों को हल कर सकते हैं। PDF निकलवा कर आप उनका स्वाध्ययन भी कर सकते हो साथियों। तो आशा है आपको वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में वो एक बहुत ही निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति में एक सहयोग प्रदान करने वाले प्रश्न बन जाएंगे मित्रों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे मित्रों। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उससे पहले ये जो 20 टेस्ट है इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट जरूर निकलवा लें मित्रों। तो पहला क्वेश्चन आपके आता है, प्राथमिक संवेग में सम्मिलित है आभार, दुश्चिंता, भय और इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्राथमिक संवेग में सम्मिलित है तो आभार दुश्चिंता नहीं है बल्कि भय यहाँ पर प्राथमिक संवेग में आता है। साथियों, ये जो RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त बुक है, कक्षा 11 की मनोविज्ञान की बुक, इससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले इस बुक से ही 5 टेस्ट में आपके ले चुका हूँ। आपके सेकंड क्वेश्चन आता है, परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब, विकल्प को अच्छी तरह से देखिएगा, हम भी उसी स्थिति का सामना कर चुके हो, पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया हो, जब हम वयस्क हो चुके हो और सभी। तो मित्रों, परानुभूति का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो हम कहते हैं कि चलो भाई कोई नहीं, हो जाएगा, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, इस प्रकार से आप उसको सांत्वना देते हो। तो ये जो परानुभूति आप देते हो साथियों, आप तभी आसान रूप से दे सकते हो जब आप उस स्थिति का सामना कर चुके हो जिस स्थिति में सामने वाला व्यक्ति है, जिस मुसीबत में, जिस समस्या का सामना वो कर रहा है। अगर वैसे ही समस्या का सामना आप पहले कर चुके तो आप अच्छी तरह से परानुभूति दे सकते हो। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। मैस्लो के अनुसार वह कौन सी आवश्यकता है जहां व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वस्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती से मुक्त होता है? सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मित्रों, मैस्लो ने जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इस प्रकार का ये पदानुक्रमिक मॉडल इनके द्वारा दिया गया है। तो ये जो 5 प्रकार की आवश्यकता है साथियों, इसमें ये जो लक्षण है ये कौन सी आवश्यकता में आते हैं? तो देखिए, जहाँ पर व्यक्ति आत्म जागरूक हो जाता है, समाज के प्रति अनुक्रियाशील रहता है, सृजनात्मक रहता है, स्वस्फूर्त रहता है, नवीनता और चुनौती से मुक्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक में नहीं रहेंगे साथियों, सुरक्षा में नहीं रहेंगे, प्रेम संबंधी या आत्मीयता में नहीं रहेंगे, सम्मान में नहीं रहेंगे, बल्कि जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता उसके अंतर्गत ये विशेषताएं आ जाती है। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। नींद के कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, नींद के 2 प्रकार माने गए हैं। देखिए, जो भूख है, फिर पानी, भोजन है, पानी है, नींद है, काम प्रवृत्ति है इत्यादि, ये जो संवेगों से संबंधित जो ये चीज़ें हैं,
तो इनमें से भी जैसे बुलिमिया वाला, एनोरेक्सिया नर्सोवा वाला, इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इनमें से आ चुके हैं। तो वही चीज़ मैंने ली है यहाँ पर, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके आ जाए एग्जाम में। तो नींद के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है तीव्र गतिक नींद, तीव्र आंख गतिक नींद, और एक होती है अतीव्र आंख गतिक नींद। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। किस बीमारी की वजह से व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बुभुक्षा और सभी। तो देखिए, उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, इसलिए वो खाना ही लगभग बहुत ही कम कर देता है या भोजन ही नहीं करता है साथियों कई दिनों तक। तो ऐसा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण। किसके कारण होता है ये? एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो साथियों, ये जो बुलिमिया नर्वोसा है, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है, बहुत ज़्यादा भोजन बुलिमिया नर्वोसा में करेगा, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति कम भोजन करेगा। ऐसा लगता है उसको कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो मित्रों, इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। जैविक अभिप्रेरक वो है जो पर्यावरण से अर्जित किए जाते हों, सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, जैविक अभिप्रेरक पर्यावरण से तो अर्जित नहीं किए जाते हैं, सामाजिक मांग से भी उत्पन्न नहीं होते हैं। देखिए, जैविक का मतलब क्या होता है? जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हो उनको कहा जाता है जैविक। तो पर्यावरण से, सामाजिक मांग से, इनसे थोड़ी अर्जित किए जाते हैं, बल्कि जो शुद्ध आंतरिक संतुलन, जैसे व्यक्ति को बेचैनी होती है, मतलब भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, काम प्रवृत्ति जागृत होती है, तो ये जो शुद्ध आंतरिक असंतुलन है, इसके प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था ही जैविक अभिप्रेरक है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध है। डबल डिप्लेशन का जो सिद्धांत है, इसका संबंध किससे है मित्रों? भूख से, प्यास से, नींद से और काम से। तो मित्रों देखिए, जो डबल डिप्लेशन सिद्धांत है, इसका संबंध प्यास से है। किससे है? प्यास से है, कि कई व्यक्तियों को प्यास नहीं लगती है या पानी नहीं मिलता, इससे संबंध में ये सिद्धांत दिया गया है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं मित्रों। जैव सामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है भूख, प्यास, काम और नींद। विकल्प वही है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया है मित्रों। जैव सामाजिक अभिप्रेरक मतलब जैविक भी और सामाजिक भी। तो देखिए, भूख जैविक है, प्यास जैविक है, नींद जैविक है, लेकिन जो काम प्रवृत्ति है वो जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है, क्योंकि इसको जैविक में भी शामिल किया जाता है और इसको सामाजिक में भी शामिल किया जाता है। अतः याद रखना है कि जो काम प्रवृत्ति वाला अभिप्रेरक है वो जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। आत्म अनुकरण की आयु है जन्म से 2 माह बाद, जन्म से 5 माह बाद, जन्म से 18 माह बाद और जन्म से 24 माह बाद। तो देखिए, आत्म अनुकरण की आयु, अब आप इसका अंदाजा ही गलत लगाओगे। जो आप सोचोगे कि आत्म अनुकरण होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो बताओगे कि भाई इसकी आयु कितनी रहेगी। तो मित्रों, आत्म अनुकरण का मतलब होता है लगभग बालक जब 5-6 महीने का हो जाता है तो वो लगभग जैसे मैं या माँ, दा या दी, इस प्रकार से कुछ ध्वनियाँ निकालना प्रारंभ कर देता है। लगभग बालक जब 5 माह का या 6 माह का हो जाता है तो इसको ही कहा जाता है आत्म अनुकरण, और इसकी आयु की है क्या है? जन्म से 5 या 6 माह बाद। तो साथियों, दूसरा विकल्प इस प्रकार आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। अब आप अगर यूँ सोचते हो कि आत्म अनुकरण कोई अलग चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ साफ RBSC 11th की बुक में लिखा हुआ है साथियों, आप चाहो तो उस बुक को पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों।
वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। तो साथियों, तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, तो किसके आधार पर? उपमा के आधार पर। तो देखिएगा, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क किया जा रहा है साथियों, तो उसको कहा जाएगा सादृश्यवादी तर्कना। मतलब एक की तुलना दूसरे से जहां पर की जाए और फिर तर्क वितर्क किए जाए तो उसको ही सादृश्यवादी तर्कना कहते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर, मतलब कोई बालक है जो प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है तो उसके बाद अध्यापक उनको टोपी देता है। तो साथियों, ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है? B.A. स्किनर के द्वारा। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में चूहे पर प्रयोग किया था। चूहा पहले इधर उधर घूमता है, फिर वो लीवर को या बटन को दबाता है और उसके बाद में उसे क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो मतलब क्रिया पहले इसमें कराई जाती है, लीवर को दबाना, और जो पुनर्बलन या प्रबलक है भोजन, वो बाद में दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या, बच्चा क्रिया पहले कर रहा है, मतलब प्रश्न का सही उत्तर पहले दे रहा है, बाद में उसको पुनर्बलित करने के लिए टोपी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? तो वो कौन से प्रकार का अधिगम है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और वाचिक अधिगम। तो मित्रों देखिए, नया व्यवहार सीख रहे हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं। कब तक व्यक्त नहीं कर रहे हैं? जबकि पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तो ये कहलाएगा अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। साथियों, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। आपने सुन रखा होगा टोलमैन का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ा था और यहाँ पे इन्होंने भोजन रख दिया। जो समूह ए वाले चूहे थे वो एक बार में बहुत ही जल्द इस स्थान पे भूल भुलैया के जो यहाँ से वो भोजन तक आसानी से पहुँच गए, टाइम नहीं लगा। फिर इन्होंने समूह बी वाले चूहों को इसमें छोड़ा, लेकिन यहाँ से भोजन हटा दिया था। तो भोजन जब यहाँ पर नहीं है मित्रों, तो ये आराम से टहलते टहलते गए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम लगाया। लेकिन वापस इन्होंने प्रयोग किया कि जो समूह बी वाले चूहे हैं वो आराम से गए थे। जब यहाँ पर वापस भोजन रखा गया तो वो तुरंत समूह ए वाले चूहों की तरह भोजन वाले स्थान पर पहुंच गए। मतलब समूह बी वाले चूहों को अधिगम तो पहली बार में ही हो गया था, लेकिन उसको उन्होंने व्यक्त नहीं किया था क्योंकि उनको पुनर्बलित करने के लिए भोजन यहाँ नहीं था साथियों। तो ये कहलाता है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। 12वें क्वेश्चन में आपका तीसरा विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, पूर्व अधिगम और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ऑप्शन मैंने अलग ही टाइप का इसमें रखा है। तो सम्मिलित है, वातावरण सम्मिलित है, आयु से भी अधिगम प्रभावित होता है, वातावरण से भी होता है, परिपक्वता से भी होता है, पूर्व अधिगम से भी होता है। तो साथियों, इनमें से कोई नहीं, ये जो चौथा विकल्प है ये क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, कोई सम्मिलित नहीं है, तो फिर ये गलत है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखते हैं मित्रों। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 5, 7, 8। तो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है साथियों। प्रश्न संख्या 14 में आपका चौथा विकल्प सही है। अब अंतिम और प्रश्न 15 देखेंगे, लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाए साथियों, क्योंकि बेल आइकन आप दबाते नहीं हो तो फिर जब मैं वीडियो डालता हूँ, सब्सक्राइब भी चैनल को कर रखा है, लेकिन ये जो घंटी जैसा निशान है इसको अगर आप नहीं दबाते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है साथियों, कि भाई वीडियो डाला है नहीं डाला इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाए आप। चलिए प्रश्न नंबर 15, किस अवस्था में बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है? मुखीय अवस्था, गुदी अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था, जननांगीय अवस्था। तो साथियों मुखीय अवस्था में तो बालक में जो कामुक क्षेत्र है वो मुख होता है, तो ये नहीं होगा। गुदी अवस्था में गुदा होता है, लेकिन बालक जब उत्तर लैंगिक अवस्था जो कि तीसरी अवस्था है मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उसकी, तो इस तीसरी अवस्था में साथियों बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। ये जो इलेक्ट्रोरोडिपस ग्रंथि है वो यहाँ सक्रिय हो जाती है मित्रों। फिर इसके बाद आती है सुप्ता अवस्था, जिसको सुषुप्ता अवस्था भी कहते हैं। इसमें काम प्रवृत्ति न्यून हो जाती है या कम या बिल्कुल खत्म हो जाती है। और फिर लास्ट में 5वीं अवस्था आती है जननांगीय अवस्था। तो साथियों इसमें तो संतान उत्पत्ति करने संबंधी गुण विकसित बालक बालिकाओं में हो जाते हैं, और यहाँ आपका प्रश्न 15 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। तो आज के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी ये आपका पहला टेस्ट है, इसके बाद में एक और टेस्ट आ रहा है, तो वो टेस्ट आपके 8 बजे आएगा। उस टेस्ट को भी आप जरूर अटेंड करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को जो अपने वीडियो को पूरा देखा, और वापस एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ जो आपने इस चैनल को साथियों 1 लाख पर पहुँचा दिया। 1 लाख सब्सक्राइब इस पे हो चुके हैं। लगभग 1 साल पहले मैंने ये चैनल चालू किया था, तो मुझे बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा साथियों। मैं सोच रहा था कि 2 से 5 हज़ार लोग ही जुड़ेंगे, लेकिन देखिए आपको अच्छा लगा, मैंने पूरी मेहनत की, बाकी आपने पूरा सहयोग किया साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वापस आपको। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।